में कौन सा सही है? ब्लूर सही है, कार्ल स्मिथ ठीक है, क्लॉड बार्नर ठीक है, जॉर्ज ब्रीनल। तो ऑप्शन कौन सा बताएंगे? रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो लेक्चर है बेसिकली दैट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स एमडीकेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक उसमें से जो एंट्री टेस्ट में है वो डिस्कस करने लगे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इनको हम कार्बोनेटेड कार्बन्स या हम इसे कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, आपके पास तीन कंपोनेंट्स यहां पे मैं लिखूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड देयर रेशो इज अबाउट 2:1 इसकी आपने याद रखनी है। पहला एमसीक्यूज जो कि मोस्ट ट्रिकी है जो डिस्कस करने लगा हूं, दैट वन इज अ कार्बोहाइड्रेट वाज डिस्कवर्ड बाय। आंसर बता सकते हैं आप? बताएं जरा शाबाश कि इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है? ब्लूर सही है, कार्ल स्मिथ ठीक है, क्लॉड बार्नर ठीक है, जॉर्ज ब्रीनल। तो ऑप्शन कौन सा बताएंगे? उम्मीद है मुझे ये कहेंगे, सबसे पहले तो कहेंगे ब्लॉर ने डिस्कवर किया था, लेकिन लिपिड्स कब किया था? 1942 के अंदर। 1942 के अंदर। फिर कहेंगे कार्ल स्मिथ, इसने जो टर्म्स थी वो कार्बोहाइड्रेट की बताई थी। दैट इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द टर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोकार्ब्स और हाइड्रेटेड कार्बन का वर्ड निकाला था कार्ल। इसे हम श्मिट के नाम से याद रखते हैं, ठीक है। कार्ल बेसिकली अपने नाम याद रखना है। तो इसने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। कब किया था? 1844 के अंदर। कब किया था? अगेन बताइएगा। 1844 के अंदर, ठीक है। थर्ड वन के ऊपर देखिएगा, क्लाउड बर्नर जो है, इसने क्या किया था? इसने भी कार्बोहाइड्रेट सी एक चीज थी उसको ही डिस्कवर किया था, जिसका नाम था, इसने एनिमल स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया था पॉलीसेकेराइड के अंदर। और ये कब किया था? 1856 के अंदर। और जॉर्ज ग्रीनल जो है, इसने भी कुछ किया था। इसने क्या किया था बेटा जी? इसने किया था नीच टर्म बताई थी इकोलॉजी के अंदर। आई थिंक सो दैट वन इज बेसिकली इकोलॉजी के अंदर नीच टर्म को बताया। ये एक अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ये आप जाएंगे ना पेज नंबर 237 या 238 है मेरे ख्याल, उस पेज पे जाएंगे। 25 चैप्टर है और उसके थर्ड जो पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है, इन 1941 31 दोनों में फ्लक्चुएट करता है। अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट हु कैन डिस्क्राइब चैप्टर नंबर 20, ये आता है नीच वाला, 25 इकोसिस्टम इकोलॉजी वाला। अब सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हम कहते हैं, दिस वन इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which give compound on हाइड्रोलाइसिस। जब उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रोड्यूस करें, उससे कुछ कंपाउंड मिले, जिसको हम कहते हैं, जैसा कि मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। तो मैं जरा इस चैप्टर को थोड़ा सा ना स्लो एंड स्टडी लेके चलना है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जैसा कि मिसाल के तौर पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसमें देखिएगा सबसे ऊपर ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, तो CHO, और नीचे क्या आ गया? CH2OH। यहां पर HOH,
तीसरे कार्बन के ऊपर OH इस साइड पे, H इधर, H इधर, OH इधर और OH इधर। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी जो कीटोन है इसके ऊपर भी ग्रुप CH2OH, CH2OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर आपके पास क्या आ जाता है OH, H, H, OH और इसी तरह H और OH। तो इसमें फर्क क्या है, ऊपर और नीचे वाला ग्रुप सेम, दरमियाने डबल बॉन्ड, खैर ये MD कैट के बच्चों को जरूरत नहीं होती, लेकिन अब वहां पर आप देखें कि OH, H जो है या उसकी लोकेशन किस तरह की है। आप इसको डी ग्लूकोस, L ग्लूकोस भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डी ग्लूकोस है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन ये वाला देखें इधर और ये इधर, फिर ये इधर है फिर इधर है, यानी चेंज क्यों है, तो चेंज से फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये यहां पर हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, और इस प्रोजेक्शन का नाम है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फिशर प्रोजेक्शंस। ये हम आगे जाके बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे क्या होती है फिशर प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो आपने एक तो बात याद रख ली कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज, और ये क्या है फ्रुक्टोज। दूसरी बात बच्चों याद ये रखनी है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। इनका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई बोथ आर आइसोमर टू द ईच अदर। हम इसको रिवर्स में इसमें लिख रहे हैं कि ताकि हम बता सकें कि ये दोनों ही बेसिकली दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक बड़ी जबरदस्त बात आपके सामने लिखी हुई है कि इंपॉर्टेंस के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आप हमें बताएं जी, लाइक फॉर एग्जांपल कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कि 1 ग्राम एनर्जी कितनी है, दैट्स वन इज ए 3.8 किलो कैलोरीज, 3.8 किलो कैलोरीज। ऑब्वियसली बात है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में देखें तो जिस तरह ग्लूकोज लिपिड मिलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, इसी तरह ग्लूकोज प्रोटीन से मिलेगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। स्टार्च किस किस जगह पे मौजूद है, ठीक है, ये मौजूद है सीरियल्स में और रूट्स में और किसमें, ट्यूबर्स में। लैक्टोज के बारे में, लैक्टोज को डिस्कस करने से पहले आज का हमारा जो दूसरा MCQs है, अब मैंने साथ साथ ना एक कोशिश की है बच्चों को साथ साथ ना उसी टॉपिक से रिलेटेड MCQs भी थोड़े थोड़े डिस्कस करवाने, सारे जब होंगे तो डिस्कशन में होंगे। मिल्क प्रोटीन इज डैश। अब बच्चे सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या करेंगे, मुझे पता है ये आंसर देंगे, दैट इज अ लैक्टोज, यही देंगे ना। तो लैक्टोज मिल्क शुगर है, ये भी याद रखिए। मैंने इसीलिए इधर लिखा ही नहीं था, क्योंकि अगर लिखा होता तो बच्चों ने कर लेनी थी चोरी, चोरी और सीना जोरी के, और कह देना था सर ये है। मजे की बात ये है कि मिल्क प्रोटीन हम कैसीन, कैसीन जो है ये मिल्क प्रोटीन ये है। और ये जो जिम करते हैं ना लड़के, जो जिम करके ताकत दिखाते हैं, वो प्रोटीन कैसीन की होती है। ठीक है, कैसीन बेसिकली ऐसी प्रोटीन है जो हमारे मिल्क में मौजूद होती है और ये हमें ताकत प्रोवाइड करती है। ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिन, दिस वन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, सो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन शुड गो। प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट वन इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन 3 तरह से है, हम मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक हमारे पास सबसे पहले मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का जो कॉमन नेम है हम कहते हैं दैट वन इज अ सिंपल शुगर। क्या कहते हैं इसे हम, सिंपल शुगर।
ठीक है। और ओलिगोसैकेराइड दैट वन इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। इसी तरह जो पॉलीसैकेराइड है ये क्या है, दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। सैकराइड का मैंने पहले बहुत बताया हुआ है, सैकराइड का वर्ड निकला हुआ है सैकरॉन, ग्रीक वर्ड विच मीन्स शुगर्स। टेस्ट जो है दैट इज स्वीट इसका है, और दैट इज अ लेस स्वीट, और के अंदर देखा जाए तो ये लेस स्वीट है, जबकि टेस्टलेस जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं जी, कौन से हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। कौन से हैं, ओलिगोसैकेराइड। सॉलेबल इन वाटर, ये इजीली सॉलेबल हैं, ठीक है। दैट इज लेस सॉलेबल इन वाटर, और ये आपने याद रखना है दैट वन इज ए स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर, दैट इज अ स्पेरिंगली सॉलेबल है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये इट्स कांट बी हाइड्रोलाइज, दिस वन बोथ के लिए आपने एक ही लाइन लिखने तो वो बेहतर रहेगा, कैन बी हाइड्रोलाइज। एक बात एंटिटेस की एक बात याद रखिएगा कि आपने सारी चीजों को खुलासतन याद करना होता है, तो आप A4 साइज पेपर लें और A4 साइज पेपर के ऊपर उसको पूरे के पूरे चैप्टर को वो ड्रॉ करें, तो उससे ये फायदा मिलता है आपको कि वहां पर आपको इजीली चीजों को रिमेंबर करने के अंदर आसानी होती है जब एंटिटेस होता है। एंटिटेस में ये थोड़ी आप पूरी पूरी बुक पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट कैन आल्सो बी कैन बी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला है CH2ON, इसका फार्मूला है CnH2ON-1, जबकि ओलिगोसैकेराइड का है CXH2OY। ये आपने कॉमन चीजें इसमें याद रखनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाती है ग्लूकोज आ गया, फ्रुक्टोज, एल्डो और कीटो फॉर्म आ गई। इसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज आ गया, फ्रुक्टोज आ गया, गैलेक्टोज, राइबोज एटसेट्रा, बहुत तरह की शुगर आ जाती हैं, ठीक है। और ओलिगोसैकेराइड कौन सी होती हैं, ओलिगोसैकेराइड में आपने एग्जांपल याद रखनी है, उसमें माल्टोज है, उसके बाद है लैक्टोज, और उसके बाद कौन सी है, सुक्रोज, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, जितने भी सारे के सारे इसमें। पॉलीसैकेराइड स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन, काइटिन, और काइटिन इसमें पॉलीसैकेराइड्स के अंदर और भी आ जाते हैं, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह वगैरह, और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। खैर ये मेन उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं। बेसिकली हमारे पास मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड जिसे हम कहते हैं दैट इज स्वीट इन टेस्ट और सिंपल शुगर, ठीक है। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, बहुत सी चीजें हमने पढ़ी, लेकिन हमने जो एफएससी में चीज पढ़ी अब मैं थोड़ा सा चेंजिंग है। एमडी कैट एक अलग गेम है, इस वजह से एमडी कैट को जरा गौर से सुनिएगा, एमडी कैट को नहीं, लेक्चर को, ठीक है। अच्छा खैर, हमारे पास जो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फर्स्ट वन के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन एटम है 3 कार्बन। हाउ मेनी कार्बन एटम, 3 कार्बन। इसका जनरल फार्मूला बनेगा C3H6O3, ठीक है। एल्डो फॉर्म जो इसकी होती है दैट वन इज अ ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, और जो इसकी कीटो फॉर्म बनेगी वो कीटो फॉर्म होगी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फंक्शन के हवाले से देखा जाए तो दैट इज अ फंक्शन में आपने याद रखना है इज एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन के अंदर है। ठीक है, टेट्रोज 4 कार्बन C4H8O4 एल्डो फॉर्म जो बनेगी दैट वन इज अरिथ्रोज, और कीटो फॉर्म बनेगी अरिथ्रोलोज, ये याद रखना है। और इंटरमीडिएट कंपाउंड इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर दैट वन इज अ इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है। ये बातें छोटी छोटी बातें लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। पेंटोज जो है वो कितने कार्बन है, ये भी आपने बात याद रखनी है। दैट वन इज अ 5 कार्बन। अब 5 कार्बन की बात आती है तो बच्चे पहले कहते होते हैं राइबोज और राइबोलोज। राइबोज किस में होता है बताएं जरा शाबाश, डीएनए में है या आरएनए में है? ये है आरएनए के अंदर। राइबोलोज आप पढ़ के आए हैं केल्विन साइकिल, तो आप इसके फंक्शन के हवाले से भी पढ़ लिए किस किस जगह पे है। इसका फार्मूला आपने याद रखना है C5H10O5, जबकि हेक्सोज C6H12O6, इसमें आ जाता है ग्लूकोज और आ जाता है फ्रुक्टोज। ये दोनों एक्ट करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स पे, किस पे? एज ए एक्ट करते हैं एनर्जी सोर्स के तौर पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको 4 चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट है हेप्टोज। हेप्टोज का जो कार्बन हेक्सोज में C6 कार्बन आपके पास आगे 6 कार्बन, यहां पर आगे 7 कार्बन C7H14O7। एल्डो फॉर्म होती है ग्लूको और हेप्टोज, और कीटो फॉर्म होती है सीडो हेप्टोलोज। इसका फंक्शन एज इट इज मैं उसको उसकी तरफ कर रहा हूं, दैट इज एक्ट एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब मोस्टली आपको पता है मोनोसेक्रेट स्ट्रक्चर किन स्ट्रक्चर्स में होते हैं? वो होते हैं हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में। किसमें होते हैं? रिंग स्ट्रक्चर में। जिस तरह मिसाल के तौर पर फ्यूरानोज है, ये कितने रिंग स्ट्रक्चर है? ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पायरानोज क्या है? दैट मींस 6। मिसाल के तौर पर राइबोफ्यूरानोज, राइबोफ्यूरानोज के अंदर ये आपके पास कार्बन क्या है? दिस इज अ कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और आउटसाइड कार्बन 5। इट्स मींस जो बॉन्ड बनेगा वो किन के दरमियान बनेगा? कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान में। ठीक है, हाँ ये बात आपने याद रख ली। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है दैट इज अ राइबोफ्यूरानोज का। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें दैट इज अ OH और H, अगर OH ऊपर है, OH ऊपर है तो वो क्या कहलाता है? दिस वन इज अ अल्फा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। बाकी उसका कार्बन नंबर आप देख लीजिएगा, फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर के अंदर यहां पे कार्बन 1 आ गया, कार्बन 2, मैं जरा इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको बताओ, कार्बन कार्बन नंबर यहां पे क्या है? दैट इज अ 3। कार्बन क्या है? 4। कार्बन क्या है? 5। और उसके बाद कार्बन 6 आउटसाइड द रिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर अगर देखें, यहां पर हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सल, एक फार्मूला अपने पेज पे लिख दीजिएगा। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन ऊपर हो और हाइड्रोक्सल नीचे हो तो उसको हम कहते हैं अल्फा। तो ये अल्फा स्ट्रक्चर है। और अगर हाइड्रोक्सल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, दैट इज अ बीटा। तो ये स्टेबिलिटी की बुनियाद पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्टेबल है या कैसा वर्क कर रहा है, उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं। अब वहां पे स्टीरो आइसोमेरिज्म है। स्टीरो अनदर इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपने याद रखनी है, इन विच द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न में आपको नजर आते हैं। उसमें एसिमेट्रिक कार्बन आपके पास होता है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है विच मेक्स बॉन्ड विद डिफरेंट एटम्स
और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड इट, जो आपने याद रखना है। स्टीरियोआइसोमर बेसिकली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मोनोसाइड के स्ट्रक्चर हम देखते हैं स्टीरियोआइसोमर कि किस तरह हम देखते हैं, वो स्ट्रक्चर से आपके पास हैं, दो तरह के होते हैं, इनमें चीज पढ़ते हैं, एनेंशियोमर और एपीमर। एनेंशियोमर से मुराद है आपके पास दो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हुए हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। एक है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक है लिबोरोटेटरी, ठीक है। अब यहां पे आप गौर कीजिएगा कि यहां पर हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोक्सल इधर, हाइड्रोक्सल इधर, हाइड्रोजन इधर, इस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल। अब आपको सारे के सारे जो हाइड्रोक्सल हैं वो किस साइड पे नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे ऊपर। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। बहुत सिंपल मैं समझा रहा हूं कि अगर सारे के सारे हाइड्रोक्सल स्ट्रक्चर राइट साइड की तरफ है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं यहां पर हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, और अगेन यहां पर हाइड्रोक्सल, अगेन यहां पर हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब सारे के सारे जो हाइड्रोक्सल हैं ये लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दैट इज अ एल ग्लूकोज। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ लिबोरोटेटरी। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इन द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट दैट इज स्टीरियोआइसोमर। अब एपीमर फॉर्म क्या होती है, एपीमर को हम कहते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करना है हम, या किस किस को कंपेयर करना है, हाँ डी ग्लूकोज को हम कंपेयर करते हैं और डी मेनोज से। तो डी ग्लूकोज आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन यहां पे हम ग्रुप लगा लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल OH H OH H H OH H और OH, जिसमें सिर्फ एक कार्बन के ऊपर, ऊपर तो एनोमेरिक कार्बन है, एक कार्बन ऐसा है कि जिसके अंदर हाइड्रोक्सल की ग्रुप चेंज हो। अब यहां पे देखें, यहां पे सेकंड के ऊपर हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोक्सल इधर, यहां पे सेकंड नंबर कार्बन पे देखें, कायरल कार्बन के ऊपर देखें, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सल इधर है, हाइड्रोजन इधर। इट्स मींस कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एपीमर हैं, C2। बाद बचे कहेंगे एक स्ट्रक्चर में दो भी हो सकते हैं, तो दो भी उनको डाइस्टीरोआइसोमर है, लेकिन इसमें और डेप्थ चले जाइए, लेकिन खैर इतना ही एंट्रेंस के हवाले से बहुत बेहतर रहेगा। ब्लड कंटेन ग्लूकोज कितनी होती है, 0.08%। हमारे ब्लड के अंदर कितनी ग्लूकोज है, 0.08%। 10 ग्राम ग्लूकोज आपकी बुक में लिखा होगा, दैट वन इज 717.6 किलो कैलोरी, दैट इज एनर्जी सनलाइट से जो मिलती है, और 1 ग्राम जो ग्लूकोज है वो होगी लगभग 71.76। तो आपने टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन याद रखनी है। तो इसके अलावा जो एल ग्लूकोज है ये बेसिकली मौजूद होता है फिग्स में, डेट्स में, ग्रेप्स में। तो ये आपने उसकी लोकेशन वाइज भी चीजों को याद रखना है।